साहित्य की जो मेरी यात्रा है, हुई तो सबकी ही जो यात्रा है वो साहित्य से शुरू होती है। लेकिन साहित्य की यात्रा के साथ साथ मुझे बहुत जल्दी ये समझ में आ गया है कि साहित्य की यात्रा से अब ज़्यादा ज़रूरी है भाषाओं की यात्रा। भाषाओं का संरक्षण ही मेरी यात्रा है। आज अगर कोई ये कहे कि मैं कोई साहित्य यात्रा पे निकला हूँ, ऐसा नहीं है। मैं भाषाओं की यात्रा पर हूँ। भाषाओं के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए, उनके आगे बढ़ाने के लिए ही कार्य कर रहा हूँ। और इसको क्योंकि मुझे ना तो मैं अपने आप को साहित्यकारों की गिनती में मानता हूँ, ना ही मैं अपने आप को कोई भाषा वैज्ञानिक के तौर पे मानता हूँ। ये बड़े बड़े नाम है, बड़े लोग साहित्यकार होते हैं, बड़े लोग भाषा शास्त्री होते हैं। मैं तो भाषाओं की सेवा करने वाला एक छोटा सा सेवक हूँ और भाषाओं को बचाने के लिए छोटे मोटे बार प्रयास कर रहा हूँ। कश्मीरी भाषा, डोगरी भाषा और यहाँ तक वेद की भाषा, हमारे देवों की भाषा, संस्कृति भी संरक्षित नहीं है। फ्रेंच लेंगे, जर्मन लेंगे, स्पेनिश लेंगे तो उन्होंने अपने माँ बाप से बात करते हैं, माँ बाप कहता है अरे फ्रेंच पढ़ाएंगे हम, जर्मन पढ़ाएंगे, स्पेनिश पढ़ाएंगे, तो उन्होंने हिंदी को त्याग दिया। वो फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश पढ़ने लग गए बिना इस बात के जाने कि फ्रेंच 9वीं 10वीं कक्षा में पढ़ने के बाद फ्रेंच क्या सीख लोगे आप, स्पेनिश क्या सीख लोगे, जर्मन भाषा क्या सीख लोगे, उससे क्या क्या। जब आप जर्मन जाओगे तो आप जर्मन भाषा सीख लेना, फ्रांस जाओगे तो फ्रेंच सीख लेना, 6 महीने में 8 महीने में जो छोटे कोर्स होते हैं उनको करके आप सीख सकते हैं। लेकिन आपने अपनी जो भाषा, अपनी देश की भाषा, आपकी वो मातृभाषा है या नहीं है, सबकी तो हिंदी मातृभाषा नहीं है, लेकिन एक ऐसी भाषा जो संपर्क भाषा है, राजभाषा है, जो कश्मीर से कन्याकुमारी से 1 महीने बाद मिलने जाएंगे, वो ये दादा हैं दादी, उनको लगेगा ये देखने की रिश्ते हैं, ये ना दादा है ना। अब क्या हो रहा है कि जैसे 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 हमारी जिम्मेदारी क्यों बन रही है, जैसे जैसे परिवार सिमट रहे हैं। पहले चाचा भी होता था, गोबर से लिपे आंगन के कोने में साइकिल के बेकार पड़े टायर को लकड़ी के छोटे डंडे के सहारे दौड़ाते, खाने की पोटली और पानी की पुतलिया कंधे पर टांगे सर पर पहुंच जाता था, गांव से बहुत दूर खेत में हल जोतते अपने पिता के पास। मिट्टी के सने हाथों को मेरे सर पर फिराकर जब पिताजी स्नेह से निहारते थे मेरी ओर, उनके आशीष और मिट्टी की सौंधी खुशबू से महक उठता था मेरा तन मन। नमस्कार, साहित्य धारा के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साहित्य धारा साहित्य की एक ऐसी सीरीज है जिसमें कई सारे साहित्यकार हमारे सामने आते हैं और कई सारे व्यक्तित्व ऐसे भी आते हैं जो साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही अच्छे कार्य कर रहे हैं। मेरे साथ आज भी एक वैसे ही मेहमान है और अगर आप दिल्ली में साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो सुधाकर पाठक जी को सभी लोग जानते हैं और उनसे परिचित भी हैं। तो हिंदुस्तानी भाषा अकादमी का नाम भी आप सभी ने सुना ही होगा। साहित्य धारा में सुधाकर पाठक जी को लाने का जो लक्ष्य हमारा था वो ये था कि अभी तक हमने भी जितने एपिसोड्स किए उस पर हमने भाषा पे भी चर्चा करी और साहित्य पे भी चर्चा करी। लेकिन जब हम कहते हैं हिंदुस्तानी भाषा अकादमी, यानी कि हिंदुस्तान की कितनी सारी भाषा का संरक्षण जो ये अकादमी करती है और किस तरह से सुधाकर जी इस पे काम कर रहे हैं, वो जानने के लिए हम इनके ऑफिस में आए हैं। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है साहित्य धारा के इस एपिसोड में। और हम लोग साहित्य धारा के द्वारा सही साहित्य को समझने के लिए, युवा पीढ़ी को साहित्य के साथ जोड़ने के लिए ही इस एपिसोड्स को करते हैं। तो मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगी कि आपकी जो साहित्य की जर्नी है वो कैसे शुरू हुई? साहित्य की जो मेरी यात्रा है, हुई तो सबकी ही जो यात्रा है वो साहित्य से शुरू होती है। लेकिन साहित्य की यात्रा के साथ साथ मुझे बहुत जल्दी ये समझ में आ गया है कि साहित्य की यात्रा से ज्यादा जरूरी है भाषाओं की यात्रा। भाषाओं का संरक्षण ही मेरी यात्रा है। आज अगर कोई ये कहे कि मैं कोई साहित्य यात्रा पे निकला हूँ, ऐसा नहीं है। मैं भाषाओं की यात्रा पर हूँ। भाषाओं के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए, उनके आगे बढ़ाने के लिए ही कार्य कर रहा हूँ। और इसको क्योंकि मुझे ना तो मैं अपने आप को साहित्यकारों की गिनती में मानता हूँ, ना ही मैं अपने आप को कोई भाषा वैज्ञानिक के तौर पे मानता हूँ।
कि ये बड़े बड़े नाम है, बड़े लोग साहित्यकार होते हैं, बड़े लोग भाषा शास्त्री होते हैं। मैं तो भाषाओं की सेवा करने वाला एक छोटा सा सेवक हूँ और भाषाओं को बचाने के लिए छोटे मोटे बार प्रयास कर रहा हूँ। इसको सुरभि जी एक सामान्य बातचीत में समझा जा सकता है। जैसे कोई पर्यावरण शास्त्री है, पर्यावरण पे रक्षा करने वाला कोई व्यक्ति है, तो कहा जाता है कि पेड़ लगाइए। तो मैं वो व्यक्ति नहीं कि ये बताऊं कि ये नीम का पेड़ कैसे लगाते हैं, बबूल का पेड़ कैसे लगाते हैं, आम का कैसे लगाते हैं, ये कैसे लगाते हैं, वो कैसे लगाते हैं। मेरा कार्य है कि पेड़ों को लगाना है जिससे पर्यावरण बचे। मैं ऐसा नहीं कि आम के पेड़ की किस्म बताऊं, आम का पत्ता ऐसा होता है, इसका फल ऐसे लगता है, ये ऐसे बौराता है, नीम का ऐसा होता है, पीपल का ऐसा होता है। इन सब चीजों से अलग हटकर मेरा कार्य है कि हम ये बताएं कि ये पेड़ लगाने क्यों आवश्यक है। पेड़ लगेंगे तो ऑक्सीजन होगी, पर्यावरण स्वच्छ होगा। इसी तरह मेरा कार्य भाषा के ऊपर यह है कि भाषाओं को कैसे बचाना है। भाषा बचेगी तो संस्कृति बचेगी, संस्कृति के लिए भाषाओं का बचना जरूरी है। भाषाओं से ही हमारी जो साहित्य बचेगा, साहित्य के माध्यम से हमारी संस्कृति बचेगी। तो भाषाओं को बचाने के लिए जो कार्य है, जो नए पाठक वर्ग तैयार करना है, लोगों को भाषाओं से जोड़ना है, देश की सभी जो 22 जो संवैधानिक भाषाएं हैं उनके साथ लोगों को जोड़ना है, इस कार्य का प्रयास हम हिंदुस्तानी भाषा अकादमी के कार्यों के माध्यम से कर रहे हैं। तो ये पूरे भारत में मतलब जो है आपकी अकादमी पूरे भारत में जितने भी राज्य है सबके साथ कार्य करते हैं। क्योंकि देखिए सुरभि जी, हमारी संवैधानिक में हमारी 22 भाषाएं हमारे संविधान में। हाँ बिल्कुल। उन भाषाओं को तो सरकार संरक्षित कर रही है ना। लेकिन मैं बार बार ये कहता हूं कि सरकार द्वारा संरक्षित होने के बाद इस बात की कोई गारंटी नहीं कि भाषा संरक्षित हो रही है। संथाली भाषा, कश्मीरी भाषा, डोगरी भाषा और यहाँ तक वेद की भाषा, हमारे देवों की भाषा, संस्कृति भी संरक्षित नहीं है। तो ऐसा नहीं कि वो अगर वो संविधान की 8वीं अनुसूची में आ गई है तो वो संरक्षित हो गई है, ऐसा नहीं है। भाषाओं को संरक्षित करने के लिए उनको प्रयोग में लाना आवश्यक है। बिल्कुल। जब तक भाषा को प्रयोग में नहीं लाया जाएगा तब तक भाषाएं बचेगी नहीं। एक पीढ़ी के बाद, 2 पीढ़ी के बाद वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर चली जाती है। तो भाषाओं को बचाने का जो प्रयास है वो हम लोग कर रहे हैं। तो उसके लिए मतलब आप जैसे भाषाओं को बचाने का जो प्रयास करते हैं, क्या आप किस तरह से करते हैं, उसका पूरा प्रोसीजर क्या है? मतलब मैं समझना चाहूंगी क्योंकि भाषाएं 22 तो आपने कहा कि संविधान में है ही है, वो सबको हमें पता है और सरकार भी कुछ ना कुछ कार्य कर रही है। लेकिन सरकार से जो कमी हमें मिल रही है उसकी पूर्ति आप कैसे कर रहे हैं? देखिए, सरकार की तरफ से भाषाओं को संरक्षित तो कर दिया गया। कुछ अकादमी अभी बना दी गई, लेकिन मुझे मतलब मैं व्यक्तिगत तौर पे अनुभव करता हूँ और मेरे जैसे और लोग भी अनुभव करते होंगे कि वो जो भी अकादमियां बनाई गई हैं वो भाषा संरक्षण को छोड़ के बाकी सब काम कर रही है। कोई प्रदेश की जो संस्थाएं हैं वो जो हिंदी के नाम पे जो है, या देखिए साहित्य अकादमी तो साहित्य का काम देख रही है, तो वो साहित्य पे काम तो कर रही है। भाषा कैसे बचे, नए बच्चे, नई पीढ़ी उस भाषाओं से जुड़े कैसे, तो वो साहित्य अकादमी थोड़ा जोड़ रही है। वो तो जो साहित्य छप रहा है उसको आगे लेके चल रहे हैं। तो जो भाषा बचे कैसे, तो मैं बार बार कहता हूँ कि पत्तों पे पानी डालने से नहीं, जड़ों को सींचने से बचेंगी हमारी भाषाएं। हमें जड़ों को सींचना पड़ेगा, तभी पल्लवित होंगी, पुष्पित होंगी, पल्लवित होंगी। तो जड़ों को सींचने का काम कौन है? वो हमारे बच्चे हैं, जो विद्यालय स्तर पे बच्चे हैं। तो हम लोग विद्यालय स्तर पे कार्य कर रहे हैं। पिछले 8 वर्षों से भारतीय भाषाओं के अंदर ऐसे बच्चे जिन्होंने 90% से अधिक अंक लिए, जिन्होंने इन भाषाओं में 100% अंक लिए, और उनके भाषा शिक्षकों को, क्योंकि भाषा शिक्षकों के बिना ये संभव नहीं हो पाएगा, वो हमारे भाषा दूत है, उन बच्चों को और भाषाओं को जोड़ने के लिए वो सेतु का कार्य करते हैं। तो हमने अलग अलग जगह पर जिन बच्चों ने अच्छे अंक लेके जो बच्चे पास हो रहे हैं इसमें, उनको हमने सम्मानित करने की योजना बनाई। तो जब हमने पहला प्रयास किया तो मात्र 25 विद्यालय और करीब 125 या कुछ 150 के करीब बच्चे थे, ऐसा था। लेकिन जब हमने अंतिम जो पिछले वर्ष भारतीय भाषा दिवस के ऊपर जो हमने कार्यक्रम किया, उसमें 310 विद्यालय, 9000 से ज्यादा छात्र और 900 से ज्यादा भाषा शिक्षकों को सम्मानित किया गया। तो ये जो यात्रा 8 वर्षों की यात्रा थी, इसके लिए बहुत प्रयास करने पड़े।
मैं सर, हाँ आप कुछ जी कह जी रहे जी बताइए मैं एक सवाल लेना चाहूंगी। जैसे हम लोग बचपन में संस्कृत का, आपने कहा कि संस्कृत भी जो है वो संरक्षित भाषा नहीं है अभी भी। जी संरक्षण तो हो रहा है लेकिन संस्कृत युवाओं में नहीं है। लेकिन संस्कृत जब हम विद्यालयों में पढ़ते हैं तो संस्कृत बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है और उसमें मार्क्स लाना बड़ा आसान है। फिर भी क्या होता है कि बच्चे जो है, मतलब फिर भी एक वो अट्रैक्शन नहीं है संस्कृत की तरफ, फिर हम हिंदी की तरफ चले जाते हैं, फिर अन्य भाषाओं की तरफ चले जाते हैं, फिर हमारी मातृभाषा है वो घर में हम लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं। लेकिन संस्कृत के साथ जो समस्याएं हैं वो यही है। मैं ये कह रही हूँ कि जैसे हम लोग उस समय पे संस्कृत नहीं जानते थे, लेकिन जब हमने पढ़ना शुरू किया स्कूलों में, केंद्रीय विद्यालय में भी 5वीं क्लास से संस्कृत आप पढ़ना शुरू कर देते हैं, 9th 10th तक भी आप संस्कृत। लेकिन एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होने के बावजूद भी संस्कृत की तरफ बच्चों का आकर्षण क्यों कम रहा है? क्योंकि आप विद्यालय में जाते हैं, तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्यों संस्कृत की तरफ आकर्षित नहीं हुए, जो मार्क्स वाला सब्जेक्ट है और मार्क्स लाए जा सकते हैं जिसमें। क्योंकि हिंदी का व्याकरण ऐसा होता है कि 100 आउट ऑफ 100 आप कभी ला ही नहीं सकते, ग्रामर ही ऐसी है। लेकिन संस्कृत में ये चांस थे, बहुत सारे बच्चे फुल स्कोर भी लेके आते थे, बट फिर भी संस्कृत छूटती क्यों है विद्यालयों के बाद? मैं आपको बताऊं, भाषाओं का सीधा संबंध हमारे पेट से जुड़ा होता है। हमने भाषाओं को पीठ पे लाद लिया है, हमने पेट की भाषा नहीं बनाया इसको। जब ये रोजगार से भाषाएं जुड़ती हैं तो भाषाएं बचती हैं, और भाषाओं का संरक्षण सरकार के द्वारा होता है। हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में कितनी रोजगार है, संस्कृत में कितनी कोई बच्चा संस्कृत क्यों पढ़े, कोई बच्चा हिंदी क्यों पढ़े? क्या उसको रोजगार उस भाषा में मिल रहा है? सरकार के द्वारा उनका कितना समर्थन किया जा रहा है? ये बहुत आवश्यक होता है। भाषाएं जो बच नहीं रही हैं वो इसलिए में कि उनको रोजगार से नहीं जोड़ा गया। अभी नई शिक्षा नीति जो आई है, 2020 की जो नई शिक्षा नीति आई है, उसके अंदर इस तरह की व्यवस्था की गई है। होता क्या कि आप संस्कृत आपने 6ठी कक्षा में पढ़ा है और 9वीं 10वीं के बाद उसको बंद कर दिया। वो 10वीं के बाद वो क्यों पढ़े बच्चा? वो तब पढ़ेगा जब उसको कहीं उसको रोजगार में उसको जाना होगा। हिंदी क्यों पढ़े वो? अंग्रेजी पढ़ेगा वो, अंग्रेजी पढ़ के वो किसी कॉल सेंटर में भी लग के नौकरी अपनी 20,000 की 30,000 की नौकरी कर लेगा जाके। लेकिन क्या हिंदी के माध्यम से उसको नौकरी मिल रही है? जब हम इस बात के लिए उसको आश्वस्त कर दें कि आपको हिंदी पढ़ने के बाद आपको रोजगार मिलेगा, तो बच्चे हिंदी पढ़ना शुरू कर देंगे। तो नई शिक्षा नीति के अंदर, और आप समझिए हिंदी के अंदर क्या, हिंदी एक विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा है। अब मैं आपको गूढ़ चीजों पे हम चर्चा करेंगे आज, जो सामान्यतः चर्चा में आती नहीं है। हिंदी एक विषय के रूप में पढ़ रहा है बच्चा। मेरा बच्चा पहली कक्षा में जब भर्ती हुआ किसी विद्यालय के अंदर, तो उसको अंग्रेजी माध्यम से सारे विषय पढ़े उसने गणित भी अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा, उसने विज्ञान भी अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा, उसने इतिहास भी अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा, और एक भाषा के रूप में सिर्फ उसने हिंदी को पढ़ा। तो हिंदी तो उसकी एक सिर्फ विषय हो गया उसका। माध्यम तो अंग्रेजी रही। फिर उसके बाद वो माध्यम अंग्रेजी चलता रहा और विषय के रूप में हिंदी चलती रही। उसके बाद 8वीं कक्षा से जब वो 9वीं कक्षा में गया तो उनके पास विदेशी भाषाएं आ गई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश। बिल्कुल उनके पास विकल्प दे दिया गया कि आप फ्रेंच पढ़िए, जर्मन पढ़िए। और ये दुर्भाग्य है कि जो निजी विद्यालय हैं उनके ब्रांडेड विद्यालय हैं, वो ब्रांड पे चलते हैं। उनको जब बच्चों को जब कहा गया कि आप फ्रेंच लेंगे, जर्मन लेंगे, स्पेनिश लेंगे, तो उन्होंने अपने माँ बाप से बात करते हैं, माँ बाप कहता है अरे फ्रेंच पढ़ाएंगे हम, जर्मन पढ़ाएंगे, स्पेनिश पढ़ाएंगे। तो उन्होंने हिंदी को त्याग दिया। वो फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश पढ़ने लग गए बिना इस बात के जाने कि फ्रेंच 9वीं 10वीं कक्षा में पढ़ने के बाद फ्रेंच क्या सीख लोगे आप, स्पेनिश क्या सीख लोगे, जर्मन भाषा क्या सीख लोगे, उससे क्या क्या? जब आप जर्मन जाओगे तो आप जर्मन भाषा सीख लेना, फ्रांस जाओगे तो फ्रेंच सीख लेना, 6 महीने में 8 महीने में जो छोटे कोर्स होते हैं उनको करके आप सीख सकते हैं। लेकिन आपने अपनी जो भाषा, अपनी देश की भाषा, आपकी वो मातृभाषा है या नहीं है, सबकी तो हिंदी मातृभाषा नहीं है, लेकिन एक ऐसी भाषा जो संपर्क भाषा है, राजभाषा है, जो कश्मीर से कन्याकुमारी से जिसको बोला और समझा जाता है, उस भाषा को आपने त्याग दिया। तो ना तो वो फ्रांस वाला बच्चा रहा, ना जर्मन वाला रहा, और हिंदी का भी जो हिंदी का था वो भी छूट गया। तो वो समाज के अंदर जब जाकर पढ़ लिख कर जब जाएगा, सारे बच्चे तो फ्रांस जा नहीं रहे, सारे जर्मन नहीं जा रहे, सब कहीं जा नहीं रहे। अगर वो हमारे देश में कार्य करेगा, चाहे वो व्यापार करे, चाहे वो आईएएस बने, चाहे वो आईपीएस बने, चाहे वो किसी का चिकित्सा अधिकारी कहीं बन के किसी जिला का जाए, सीएमओ जैसे कहते हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर बन के जाए, चाहे किसी पद पे जाए,
उन लोगों से मिलेगा जो लोग हिंदी बोलते हैं। संपर्क भाषा के रूप में तो सब लोग हिंदी बोलते हैं, क्योंकि तमिलनाडु में जाएगा उसको तमिल तो आती नहीं। हाँ, वो अगर नॉर्थ ईस्ट में जाएगा तो उसको वहां की भाषाएं तो आती नहीं, बिल्कुल। तो किस में बोलेगा? अंग्रेजी में बोलेगा। अंग्रेजी भी सबको, क्योंकि अंग्रेजी तो मुश्किल से 8% लोगों को अंग्रेजी आती है पूरे देश के अंदर। तो ज्यादातर भाषा जो बोली जाती कौन, ज्यादातर ऐसी संपर्क भाषा कौन सी है? वो हिंदी है। हिंदी उसको आती नहीं है। तो तमिलनाडु का कोई व्यक्ति जो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा, उसको सिर्फ अंग्रेजी आती है और तमिल आती है, वो हमारे हरियाणा के किसी गांव में जाकर चिकित्सा अधिकारी बन के आ जाएगा तो वो अपने मरीजों से क्या पूछेगा? हिंदी उसको नहीं, उनको अंग्रेजी और तमिल नहीं आती, इनको हिंदी नहीं आती। तो ये पूरा व्यवस्था डगमगा रही है। बिल्कुल। एक तरफ से इस तरह का एक माहौल बना दिया गया है कि अंग्रेजी के बिना तो लूट जाएंगे हम, बर्बाद। अंग्रेजी सीखना तो जरूरी है। अरे सीखो, भाषा के रूप में सीखो। अंग्रेजी कोई विशेषता नहीं है, एक भाषा है। जिस तरह आप और भाषाएं सीख रहे हैं वैसे अंग्रेजी भी सीखिए। अंग्रेजी आनी जरूरी है, मैं अंग्रेजी का विरोध नहीं करता, लेकिन हमारी भाषाओं के कीमत के ऊपर अगर अंग्रेजी को आप तवज्जो दे रहे हैं तो वो तो गलत है ना। हमारी भाषाएं छोड़ के आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, हमारी भाषाएं छोड़ के फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश पढ़ रहे हैं, तो इससे क्या होगा? बच्चे का व्यक्तित्व में विकास नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि पहली कक्षा से लेके माध्यम मातृभाषा हो। बिल्कुल, माध्यम मातृभाषा हो। हम अब्दुल कलाम आजाद साहब ने, उनकी मातृभाषा था भी, वो तो अपनी भाषा में पढ़े थे, मातृभाषा में पढ़े थे, देश के राष्ट्रपति तक बने और इतने बड़े वैज्ञानिक है। बहुत सारे लोग जो सफल लोग हैं उन्होंने अपनी मातृभाषा में पढ़ाई की। तो नई शिक्षा नीति कह रही कि 1ली से 5वीं तक आप मातृभाषा में पढ़ाई करवाइए, 5वीं से 8वीं तक भी कोशिश कीजिए, 10वीं तक कीजिए, बड़ी कक्षाओं में भी हिंदी में आप कीजिए। इससे क्या होगा? बच्चे का व्यक्तित्व विकास होगा। आप अंग्रेजी भी सीखिए, कोई मना नहीं कर रहा है, आप और भाषाएं भी सीखिए। हमारे शोध कहते हैं कि हम एक व्यक्ति अगर कोशिश करे तो 20 भाषाएं भी सीख सकता है। आप 20 भाषाएं सीखिए, आपको भाषाएं सीखने का शौक है, लेकिन हिंदी भुलाकर, अपनी मातृभाषाएं भुलाकर अगर आप इन भाषाओं को सीख रहे हैं तो ये बहुत अन्याय हो रहा है उन भाषाओं के साथ, उस व्यक्ति के साथ। अब हिंदी पे हम आते हैं थोड़ा सा, क्योंकि वैसे भी साहित्य धारा में मेजरली हम लोग हिंदी ही डिस्कस करते हैं। जी। हिंदी के साथ में समस्या क्या है? जैसे हम लोग मीडिया में आ जाते हैं जब, तो ऑनलाइन की भाषा जो है वो बिल्कुल अलग होती है। अब मीडिया में आने के बाद क्या होता है, जैसे हमारे जैसे लोग जो MA करके निकलते हैं, हम लोग अच्छी हिंदी पढ़ते हैं, बड़ी रिच हिंदी होती है। अब ये जो मैंने आपको वर्ड बोला ना, अच्छी, एडजेक्टिव ऐड किया कि अच्छी हिंदी, ये मैं सबसे पूछती हूँ कि जब हम अंग्रेजी में शेक्सपियर का रिकमेंडेशन देते हैं कि आप शेक्सपियर पढ़िए, तो वो एक मुश्किल अंग्रेजी है ना। मैं अब अंग्रेजी के साथ भी एक वर्ड जोड़ूंगी, कठिन अंग्रेजी जो है वो शेक्सपियर जैसे ऑथर्स की रही है हमेशा से। तो उनको पढ़ते टाइम आपको डिक्शनरी की आवश्यकता है अगर आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं है। अब हिंदी के साथ में समस्या ये है कि हमने हिंदी को बोलचाल की भाषा में डाल दिया है। अब हम वेबसाइट पे लिखेंगे तो हमें बोला जाता है कि भाई आप इंग्लिश लिखो, उसमें अंग्रेजी के वर्ड भी डालो जिससे कि लोग पढ़ें और कनेक्ट हो। तो ये एक मीडिया में एक सबसे बड़ी समस्या मैं देखती हूँ। और जब आप मतलब पढ़ के भी निकलते हैं, कहीं पे आप जॉब कर रहे हैं, प्रोफेशन में भी जाते हैं या एज अ टीचर भी पढ़ाने जाते हैं, ये समस्या वहाँ पे भी है कि पहले ही आपको बोल दिया जाता है शुद्ध हिंदी नहीं पढ़ाइएगा, अच्छी हिंदी नहीं पढ़ाइएगा। तो इसका विरोध करके हम लोग, मैं जो है मतलब अच्छी हिंदी, जो सो कॉल्ड अच्छी हिंदी जिसे कहा जाता है, हिंदी हिंदी होती है, अंग्रेजी अंग्रेजी होती है। अब ये जो चुनौती हिंदी के साथ जो ये संघर्ष हो रहा है कि हम अच्छे शब्दों का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहते और हमें शर्म क्यों आती है। मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ। आपने बहुत मेरी दुखती रग छेड़ दी है। मैं जानती हूँ। क्या हो रहा है, इंग्लिश जो है ना, यही भाषाओं को मार रही है, केवल हिंदी को नहीं, हमारी सारी भारतीय भाषाओं को मार रही है। एक व्यक्ति, ये तय हुआ है, मतलब हम मानते हैं, ये भाषा शास्त्री कहते हैं कि एक व्यक्ति सामान्यतः एक दिन में 1800, 1900, 1700 शब्द बोलता है। ये मतलब वैज्ञानिक प्रमाणिक है ये कि एक सामान्य व्यक्ति जब पूरे दिन जो बात करता है तो उसके 1800, 1900 शब्द ही बोलता है। वो वही बार बार पुनरावृत्ति उनकी होती रहती है। उन 1800 शब्दों में ज्यादातर विदेशी भाषाओं के शब्द आ जाएं। आपने कहा कि फैन बंद कर दीजिए, टेबल खिसका दीजिए, चेयर बहुत कंफर्टेबल है,
तो बहुत सारे क्या हमें मेज नहीं पता, क्या हमें पंखा नहीं पता, क्या हमें कुर्सी नहीं पता, हमें वो सब शब्द पता है, लेकिन हमारे दिमाग में, हमारे मुंह में उन शब्दों को जबरदस्ती ठूस दिया गया है। किसके माध्यम से? क्षमा करें, मीडिया के माध्यम से। बिल्कुल। मीडिया ने, पहले हम अखबार पढ़ते थे, आप प्रिंट मीडिया पे आइए, आप चाहे चैनल पे आ जाइए, पहले हम अखबार पढ़ के अपनी हिंदी को सुधारा करते थे। अखबार पढ़ते थे, हमें कहा जाता था, हमारे माँ बाप कहते थे कि अखबार पढ़िए। बिल्कुल। वो ऐसे अखबार थे, जनसत्ता जैसे अखबार आते थे, जिनको पढ़ के हम अपनी हिंदी को सुधारा करते थे, शब्द ढूंढा करते थे, उसमें एक शब्द भी विदेशी भाषा का नहीं मिलता था। अब जब से ये जो समाचार, जो पत्र जो छप के आ रहे हैं, उसमें देखिए अंग्रेजी भरी पड़े, प्रधानमंत्री को पीएम, सीएम, फलाना, ये सब चले। वो जनसत्ता के साथ भी है, मैं सबके साथ है। मैं ये नहीं कह रहा, पत्रकारिता तो हमें भी जनसत्ता सबके साथ मैं करूँ, वो प्रवासी जब थे, हाँ उस समय। तो अब जैसे जैसे नवभारत टाइम्स है, जब से वो एनबीटी बना, तो अंग्रेजी हिंदी का पता ही नहीं, उसके अंदर सारी अंग्रेजी। और पहले शब्द देखो क्या होता है, किसी भाषा को मारने के लिए क्या होता है, पहले उसके शब्द बदल दो, आसान शब्द बदल दो। जो मैंने आपसे जिक्र किया था अभी, ऐसे आसान शब्दों को हटा दीजिए, हो गया। फिर आप वाक्यांश बदल दीजिए, नन अदर देन, बिहाइंड द रीच, ऐसे शब्दों को वाक्यांश बदल देंगे। फिर हम उसकी लिपि को बदल दो, रोमन कर दो आप उसको। हम जितने भी आजकल जो आप में अब संदेश प्राप्त होते हैं हमारे पास मोबाइल में जो हो रहे हैं, उसको क्या रोमन लिपि में लिख रहे हैं। तो एक वैज्ञानिक लिपि, जो सबसे ज्यादा वैज्ञानिक है, देवनागरी, उस लिपि को भी समाप्त कर दो। तो पहले आप आसान शब्द बदल दो, फिर वाक्यांश बदल दो, फिर लिपि बदल दो, तो भाषा बचेगी कहाँ? तो भाषाओं को मारने का काम, ज्यादातर काम मीडिया के माध्यम से हुआ है। चाहे वो जो भी आज की तारीख में जो भी एंकर आ रहे हैं, उनको भाषा है ही नहीं, शब्द ही नहीं है उनके पास, शब्द नहीं है उनके पास। तो भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है इनके माध्यम से, क्योंकि जो हम पूरे दिन खबरें सुनते हैं, अखबार पढ़ते हैं, हर जगह अंग्रेजी के शब्द हमारे दिमाग में आते हैं, जो लोग सुनते हैं उनके, तो वही निकल के बाहर आता है। तो हमारे शब्द को जो भंडार है वो कम होता चला जाए। शब्दों को बचाना आवश्यक है। पहले शब्दों को बचाइए, भाषा को बचाइए, बोलचाल में लीजिए। जैसे आपने कहा कि क्या, और हमारे घर में सबसे बड़ा शिक्षक कौन है? हमारा सबसे पहला गुरु कौन है? हमारी माता है। माता पिता, परिवार है जो कर रहे हैं। तो स्लो ईट करो, नहीं तो क्रोध तुम्हारा ईयर ले जाएगा। ये काऊ है, वो बेचारा जिंदगी भर गाय को गाय नहीं बता पाता। बच्चा पैदा हुआ है, अभी चल रहा है, उंगली पकड़ के चल रहा है, वो जाके वो काऊ को, तो वो काऊ, क्रो, मंकी, वो सही शब्द उसको मिल ही नहीं पाता बेचारा। तो हो क्या रहा कि हम अंग्रेज बनाने के चक्कर में आप उसको गाय पढ़ाइए ना, वो अपने आप काऊ समझ आ जाएगा उसको। लेकिन वो काऊ के चक्कर में गाय भी उसकी चली गई। जो बच्चा जो कहानियां जो पढ़ रहा है, कौवे की कहानी, उसने पानी के अंदर पत्थर डाले, ये डाले, वो डाले, हिंदी माध्यम से हम जब जो पढ़ा रहे तो बच्चे को एक रुचि आएगी ना चीजों को लेके। अब हमने उसको पढ़ा के अंग्रेजी में अनुवाद करके उनको पढ़ाए जा रहे हैं। आप हमारे रामायण को रामायणा पढ़ा रहे हैं, कृष्ण को कृष्णा पढ़ा रहे हैं, राम को रामा पढ़ा रहे हैं। ये आप पढ़ वही रहे हैं हमारे सारे ग्रंथों को, लेकिन आप अंग्रेजी में जो अनुवाद होके आ रहा है उनको आप पढ़ाए जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, हमारी संस्कृति भी खराब हो रही है, हमारी भाषा भी खराब हो रही है। इनको बचाना बहुत जरूरी। तो मैं बार बार अपने संदेश में कहता हूँ, अपनी मातृभाषाओं को बचाइए। आप अगर पंजाबी हैं तो घर में अपने बच्चों के साथ पंजाबी बोलिए। मैं अवधी हूँ, मैथिली हूँ, भोजपुरी बोलता हूँ, जो भी भाषाएं मेरी हैं उन भाषाओं में मैं अपने बच्चों से संवाद करूं। नहीं तो आने वाली पीढ़ी के लिए भाषाएं बचेंगी नहीं। इसे बताने के लिए होंगी कि नाम बचेंगे कि ये भाषाएं थी, ये भाषाएं थी। मैं अपने पिता के साथ अपनी मातृभाषा में बात करता हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों के साथ अंग्रेजी में बात करता हूँ, मैं या हिंदी में बात करता हूँ। तो मेरी मातृभाषा तो मेरे तक ही सीमित हो गई, उसके बाद आगे बच्चों तक जाएगी नहीं। इतनी कोई जो सिंधी बोलने वाले हैं, जो पंजाबी बोलने वाले हैं, अब ठेठ पंजाबी परिवार के लोग हैं, वो अपने माता पिता से पंजाबी में बात करते हैं, अपने बच्चों से अंग्रेजी या हिंदी में बात करते हैं। तो उनकी तो पंजाबी वही खत्म होगी, उस पीढ़ी के बाद उसको बोलने वाला कोई बचेगा नहीं। तो भाषा बोलने से, व्यवहार से बचती है। तो ये जब तक भाषा के लिए जागरण, भाषा का जागरण नहीं शुरू होगा, लोगों को बताया नहीं जाएगा। भाषा कोई ऐसी थोड़ा बन के तैयार हो जाती है, वर्षों की सतत प्रक्रिया होती है।
एक शब्द मरता तो एक व्यक्ति के मृत्यु के बराबर हो जाता है। वो किसी भाषा का एक शब्द मरा हाँ, तो एक व्यक्ति के मृत्यु के बराबर है। एक भाषा अगर मर गई तो पूरी संस्कृति सभ्यता चली गई वहां की। हम किसके माध्यम से अपनी संस्कृति को और सभ्यता को बचा के रखा हो? भाषाओं के माध्यम से। संरक्षण किससे होता है? भाषाओं के माध्यम भाषाओं से। के माध्यम। जो इतिहास जो लिखा गया वो भाषाओं में लिखा गया। तो वो व्यक्ति अगर चला गया, वो भाषा चली गई, तो उस पूरी सभ्यता संस्कृति वहां की चली गई। तो भाषाओं संस्कृति को बचाना है, सभ्यता को बचाना है, हमारे प्राचीन ज्ञान परंपरा को बचाना है। ज्ञान परंपरा की बात करते हैं आजकल सरकार की तरफ से भारतीय ज्ञान परंपरा का बहुत चल रहा है। हर जगह सरकार ने एक भारतीय ज्ञान परंपरा के लिए एक मंत्रालय वो बना दिया, एक प्रकोष्ठ बना दिया, कई करोड़ का बजट शुरू हो गया है। भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है? हमारे वेद हैं, उपनिषद हैं, शास्त्र हैं, ये सब ये भारतीय ज्ञान परंपरा है। इनको संरक्षित करने का कार्य किसके माध्यम से किया जा रहा है? भाषाओं के माध्यम से। जब भाषाएं नहीं बचेंगी तो संरक्षित कैसे होंगे? कैसे हम बच्चों को बढ़ा पाएंगे? तो भाषा का मुद्दा देखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन है बहुत बड़ा मुद्दा है। और मैं कहूंगा दुर्भाग्य ये है कि सब लोग साहित्य के पीछे पड़े हुए हैं। मैं कभी, तुम कभी, ये कभी, वो कभी, सब कभी। तुम मुझे सुनाओ, मैं तुम्हें सुनाऊं, तुम मुझे सम्मान दो, मैं तुम्हें सम्मान दूं, तुम मेरे गले में एक पटका डालो, मैं तुम्हारे गले में, तुम मुझे सम्मान चिन्ह दो, मैं भी एक सम्मान चिन्ह लूं, बस। तो जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके ऊपर भाषाओं की जिम्मेदारी है, हर वर्ष लाखों किताबें छप के आ रही है, पुस्तक मेला लग रहा है, बड़े बड़े पूरे पुस्तकें भरी पड़ी हैं, हिंदी के भी खूब लिखे जा रहे हैं। 50 कॉपी छपती हैं, 100 कॉपी छपती हैं। हम आप एक दूसरे को देने के काम आते हैं, ताली बजा के लोकार्पण करते चले जाते हैं। उस भाषा को पढ़ कौन रहा है उसको? जितनी भी किताबें मुझे मिली, क्या मैं उनको पढ़ रहा हूँ? जितनी किताबें आपको दी गई उपहार में, क्या आपने पढ़ी? और क्या हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं? हमारे बाद उन सारी पुस्तकों को उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा, कबाड़ी बनाया जाएगा, तुलवा के दे दिया जाएगा, क्योंकि पीढ़ी को हमने भाषा का ज्ञान दिया ही नहीं। ना वो भाषा पढ़े। अगर भाषा पढ़ेंगे तो उनको साहित्य का ज्ञान होगा। मैं बार बार अपने बच्चों को कहता हूँ, जिन बच्चों के साथ जो 10,000 15,000 बच्चे, अभी तक हम 35,000 से ज्यादा बच्चों को सम्मानित कर चुके हैं भारतीय भाषाओं के। बार बार कहता हूँ कि आप चाहे विज्ञान के माध्यम से पढ़ें, चाहे कॉमर्स के माध्यम से पढ़ें, किसी माध्यम से पढ़ें, आप एक अतिरिक्त विषय के रूप में आप एक विषय में आप हिंदी को जरूर ले लीजिए, जिंदगी में काम आएगी आपकी। आप जब हिंदी पढ़ेंगे तो आप साहित्य में आपकी रुचि बढ़ेगी, बड़े बड़े लेखकों को आप पढ़ेंगे और आपका एक व्यक्तित्व अलग तरह से बन के आएगा। जो साहित्य व्यक्ति पढ़ता है वो संवेदनशील स्थान होता है। बहुत बढ़िया बोला सर। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी कवि हृदय व्यक्ति थे, देश के जब वो प्रधानमंत्री बने, और उनकी कविताओं में सिर्फ हिंदी होती थी तो वो जब प्रधानमंत्री बने तो वो जो संवेदनशील इंसान जब उच्च पद पे बैठेगा तो उसकी जो सोच लोगों के प्रति किस तरह की होगी? संवेदनशील होगा। एक डॉक्टर, एक कोई चिकित्सक अगर बन के गया है, उसको साहित्य में रुचि है, तो वो अगर वो इंजेक्शन भी लगाएगा पेशेंट को तो उसको पता होगा कि इसको दर्द कितना हो रहा है, पीड़ा को समझेगा। वो संवेदनशील बनने के लिए जरूरी है कि हम साहित्य से जुड़ें। हाँ, बिल्कुल। बच्चे आज की तारीख में, फिर मैं बात, क्योंकि बात निकलती तो बहुत लंबी बात हो जाती, मन के दर्द निकल के आते हैं। आज जो कुछ हम समाज में देख रहे हैं, हर माँ बाप अपने बच्चे से कहता है मेरा बच्चा मेरा कहना नहीं मानता, बच्चे उदंड हो गए। हम देखते हैं कि बच्चों का व्यवहार बदल गया है। हमारे तरह से हमारे टाइम पे तो हम बिल्कुल बड़े के सामने बिल्कुल जी जी कह के खड़े रहते थे। बच्चे हमारे पास आंखें दिखाते हैं, हमारे साथ अलग तरह का व्यवहार करते हैं। माँ बाप भी दुखी हैं, पड़ोसी भी दुखी हैं, समाज भी दुखी है। अगर मेट्रो में चले जाओ तो बच्चों का व्यवहार देख के आप गर्दन नीचे कर लेंगे। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने बच्चों को अपनी भाषाओं से, अपने साहित्य से, अपने संस्कारों से जोड़ा नहीं है। वो संस्कार विहीन क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमने जो काम हमारे माँ बाप ने या हमसे पहले उनके माँ बाप ने जो काम किया था बच्चों के लिए, वो काम उन्होंने नहीं किया। हम नहीं कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ। हम बच्चों को रोबोट बना रहे हैं। हम बच्चों को एक यंत्रवत एक मानव बना के तैयार कर रहे हैं, जो उसका काम है एटीएम के तौर पे धड़ाधड़ पैसे छापना। 1 करोड़ का पैकेज चाहिए उसको, वो गूगल में नौकरी करेगा, विदेश जाएगा, गूगल में नौकरी करेगा, पहले आईआईटी क्रैक करेगा, फिर आईआईएम क्रैक करेगा, फिर बड़ी जगह चला जाएगा। बस कब हमने उसको इंसान बनाने की प्रक्रिया हमने कब उसके साथ की? क्या हम माँ बाप कोई नैतिक शिक्षा सिखा रहा है? क्या कोई विद्यालय नैतिक शिक्षा सिखा रहा है? इतने बड़े बड़े ब्रांडेड स्कूल है, सब जगह नैतिक शिक्षा की पहले किताब लगा करती थी नैतिक शिक्षा की। गुरु शिष्य परंपरा समाप्त हो रही है। माता पिता के साथ कैसा व्यवहार किया जाए ये सिखाया जाता था। देश क्या है, देशभक्ति क्या है,
ये सब सिखाया जाता था। कहीं किसी बच्चों को हम कहीं सीखते हुए ये देख रहे हैं? कौन सिखा रहा है? तो जब हम जिस तरह का मानव तैयार कर रहे हैं, वो आने वाले समय में तो हमारी संस्कृति को, सभ्यता को समाप्त करेगा। वो इसी तरह की भीड़ तैयार हो जाएगी। मैं बार बार कहता हूँ, ऐसा भी कि कुछ केसेस ऐसे भी हैं, जैसे घर में हम कुछ माँ बाप मैंने देखे जो सिखाते भी हैं, संस्कार देते भी हैं, या दादा दादी हैं घर में, बड़े हैं, तो ये संस्कार बच्चों को देते हैं। लेकिन वो स्कूल जब बच्चे चले जाते हैं ना, तो वो संस्कार जो है वो माइनस होने लग जाते श्रुति हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं तो ये बता रहा हूँ कि ऐसे कितने परिवार हैं जिनके दादा दादी साथ में हैं। हाँ, हो क्या रहा कि दादा दादी भी साथ में नहीं है। वो दादाजी से वो 1 महीने बाद मिलने जाएंगे, वो ये दादा है दादी, उनको लगेगा ये देखने की रिश्ते हैं ये, ना दादा है ना। अब क्या हो रहा है कि जैसे 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 हमारी जिम्मेदारी क्यों बन रही है, जैसे जैसे परिवार सिमट रहे हैं। पहले चाचा भी होता था, ताया भी होता था, मामा भी होता था, मामी भी होती थी, बुआ भी होती थी, ये होते थे, कहीं नहीं है ना। तो वो ये बहुत सारी चीजें बच्चा स्वयं सीख जाता था। पिता ने डांटा तो अपनी बड़े पिता के पास चला गया, उसको ताऊ जी कहेंगे। आधा काम तो सबसे बड़ा भाई निपटा देता था, पिता तक बात पहुंचती नहीं थी। तो ये जो शिक्षा थी, वो शिक्षा से हमारे बच्चे आज की तारीख में वंचित हो गए। एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, वो इतने ज्यादा उनको चढ़े हुए हैं कि माँ बाप डरता है, पिता ऐसे डरता है कि मैं बच्चे से कब पूछूं। बच्चे से ये नहीं पूछ सकता कि आप तैयार होके जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और कितने बजे लौट के आएंगे। पूछ के दिखाएं, कितने माँ बाप पूछ के देखते हैं। अपनी बेटी से पूछे कि बेटा तुम 4 घंटे से कंप्यूटर लेके बैठी हो या लैपटॉप पे काम कर रही हो, इसमें क्या देख रही हो? हमें ये देखना है, वो उनकी प्राइवेसी भंग हो जाएगी। तो इन सब चीजों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, क्योंकि हमने बच्चों के साथ जो व्यवहार हमें करना चाहिए था, हम व्यवहार कर नहीं पाए। और मैं बार बार कहता हूँ, देखिए अभी हम 2047 के अंदर हम 100वां आजादी का दिवस मनाएंगे, हम स्वतंत्रता दिवस में 100 वर्ष हो जाएंगे हमारी आजादी को। तो उस समय हम बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, बहुत विश्व के अंदर। लेकिन हमारे पास जो युवा शक्ति होगी वो किस स्तर की होगी? बिल्कुल सही बात। कौन लोग होंगे जो उस देश को आगे बढ़ाएंगे? वो रोबोट होंगे, यंत्रवत काम करने वाले लोग होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वही होंगे। किसी को अब जो हम आजकल अखबार में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, किसी के साथ कौन हो, कौन किसके पास चला गया, कौन किसकी मार दिया, किसी ने ड्रम में बंद कर दिया, किसी ने खाई में फेंक दिया, ये सब जो हम संस्कार दिए वही संस्कार तो हम देख रहे हैं। तो आज नई पीढ़ी के अंदर संस्कारों का हस्तांतरण किस तरह हो, अपनी संस्कृति को कैसे बचाया जाए, बच्चों के अंदर संस्कार कैसे रोपित किए जाए, इसमें बहुत गंभीर कार्य करने की जरूरत है। और ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई चीजें हैं। भाषा, साहित्य, संस्कृति, संस्कार, इस पर बहुत बड़ा काम करने में, लेकिन हम इनको छोड़ के बाकी सब चीजों पर काम कर रहे हैं, सब पे काम कर रहे हैं। तो ये बहुत आवश्यक है कि इन पे काम किया जाए। विद्यालयों में जैसे आप जाते हैं तो हिंदी का या संस्कृत का स्तर इस समय पे कैसा है? क्योंकि अभी जैसे हम लोग अपनी बेटी का एडमिशन करा रहे थे, तो 2-3 विद्यालयों में हम गए, तो हमने स्पेसिफिकली, मेरा जो विजन था कराने का एडमिशन, मैंने कहा कि अंग्रेजी भी होनी चाहिए और हिंदी भी होनी चाहिए। तो हमने वहीं भेजा जहाँ पे हिंदी भी प्रोमिनेंट थी और अंग्रेजी भी प्रोमिनेंट थी। और उससे पहले हमने एडमिशन क्यों नहीं कराया, क्योंकि जब मैंने एंटर किया तो उसमें मेरे बायो में लिखा हुआ था कि एमए से, हिंदी से एमए है। अब बायो में लिख के तो प्रिंसिपल ने सबसे पहले मुझसे कहा कि आप देखने में तो लगते नहीं है कि हिंदी पर्सन है। ये बड़ा रेसिस्ट कमेंट है। तो मैंने कहा उससे कि मैंने कहा मैम हिंदी पर्सन होता क्या है, आपकी परिभाषा हिंदी पर्सन की क्या है, मैं आपसे जानना चाहूंगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जैसे वो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आप अच्छा बोल रहे हैं, ये वो। मैंने कहा वही हिंदी पर्सन होता है, जिसको सब कुछ पता होता है, जिसको समाज पता होता है, सब कुछ पता होता है। तो मैंने अपनी डॉटर को झांसी की रानी की जो कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान की, वो खूब लड़ी मर्दानी वाली, वो तो झांसी वाली रानी थी, 2-3 लाइन मैंने तैयार करके रखी थी कि अगर हिंदी में कोई कुछ पूछेगा तो मैं थोड़ा सा फोर्स करके इससे बुलवा दूंगी। उसने जब बोला तो मैंने उनसे बात करी, अच्छी हिंदी जो चर्चा मैं आपसे कर रही हूँ, मैंने वही चर्चा प्रिंसिपल से भी करी कि हम हिंदी कोई ऐसे वो डिवाइड करके क्यों रखना चाहते हैं कि हिंदी बच्चे ज्यादा ना सीखे, अंग्रेजी में ज्यादा आगे जाए। तो ये स्कूल्स का ये जो चलन है, ये एक तरह से गलत है, क्योंकि अंग्रेजी बाद में आई थी। अंग्रेजी ने बाद में चीजें डोमिनेट इसलिए करी क्योंकि हम लोग गुलाम बन के रह रहे थे, और उस गुलामी में हमने अंग्रेजी सीखने को सही माना।
वहां पे जब मेरी 3 साल की बिटिया ने वो झांसी की रानी की 3 लाइन सुनाई, तब मैंने ये कहा उनको, मैंने कहा कि जो आप बच्चे पौधा है या बीज है, उनको जैसे आप जो है पैदा करेंगे, जैसे आप पालन पोषण करेंगे, वैसे ही वो आगे बढ़ते रहेंगे। तो अभी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हिंदी का जो स्तर है, मैंने जो आपको एक एग्जाम्पल दिया, मुझे तो यही स्तर दिखा, और अन्य विद्यालयों में, सरकारी विद्यालयों में तो फिर भी हम हिंदी देखते हैं। एक उदाहरण बता के देते हैं। हाँ। बाहर 10 लोग बैठे हुए हैं, मान लीजिए अलग अलग वेशभूषा के लोग बैठे हैं। मैं अपने जो सहयोगी उनसे कहूंगा कि बाहर जो जेंटलमैन बैठे हैं उनको बुला के लाइए। तो जो कोट पैंट टाई वाला बैठा हो उसको बुला के ले आएंगे वो, क्यों? उनको लगता है कि जेंटलमैन वही है जो कोट पैंट पहन के बैठा हुआ है। एक सामान्य दिमाग में घुसी हुई बात है। ये साइकी है। जेंटलमैन कौन है? धोती कुर्ता पहन के कोई व्यक्ति बैठा होगा, उसको बुला के नहीं लाएंगे वो, क्योंकि ये तो जेंटलमैन नहीं है। तो हमारे मन भाषा के साथ हमारी संस्कृति जुड़ जाती है। जब हम भाषा हमारी चली जाती तो हम क्यों हाथ मिलाते हैं? अंग्रेजी बोलने वाले हेलो शेक हैंड करेंगे, हम नमस्कार करेंगे ना। अगर मैं हिंदी बोलूंगा तो मैं नमस्कार करूंगा, अंग्रेजी बोलेंगे शेक हैंड करेंगे। हर भाषा के अपने एक अलग तरह की संस्कृति है ना। हम खाली भाषा को नहीं लेते, हम संस्कृति को भी साथ में अपनाते हैं वहां की। अगर हमने वहां की जो संस्कृति है उसको अपनाएंगे हम, हमारा पहनना ओढ़ना, बातचीत, हमारा एसेंट, हमारा हाथ मिलाना, वो सब चीज हो जाएगा। तो वो वहां तक रहिए, अपनी भाषा की कीमत पे क्यों करवाते थे? अब मैं कहता हूं कि आप विद्यालयों की बात करें कि विद्यालयों में क्या स्तर है। विद्यालयों में यही स्तर है जो आप और हम महसूस कर रहे हैं, सभी विद्यालयों में यही स्तर है। हो क्या रहा था, ये जो हमने 10 वर्ष पूर्व हमने संस्था शुरू की थी, कुछ और कारण थे, कभी जिस चर्चा में आएगा तो बताएंगे। जब हम विद्यालयों में जाते थे तो हिंदी शिक्षक या भारतीय भाषा शिक्षक दुबके हुए बैठे रहते थे, उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होता था। उनको वो शिक्षक माना ही नहीं जाता था, और 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं को तो कोई भी हिंदी पढ़ा लेगा ये मान लिया जाता था। आप क्या है जी, आप सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हैं, आप हिंदी पढ़ा दो, वो क्योंकि 8वीं के बाद तो किसी ने पढ़ना नहीं है, माँ बाप को भी हिंदी की चिंता नहीं है, स्कूल को भी चिंता नहीं है। तो हिंदी का जो शिक्षक था, चाहे वो 9वीं कक्षा था, 10वीं पढ़ाता था, टीजीटी पीजीटी जो होते हैं उनको पढ़ाते थे, लेकिन वो सब अपने आप को बहुत, सबसे कौन बढ़िया टीचर है? अंग्रेजी का टीचर, सब, फिर गणित का टीचर है, फिर विज्ञान का टीचर है, हिंदी का टीचर कहीं दुबका सा बैठा, अपने आप को बड़ा, बस मैं तो जबरदस्ती मुझे तनख्वाह मिल रही, इसी तरह की मानसिकता थी। कोई हिंदी के नाम पे बात नहीं करना चाहता था। हम विद्यालयों में जाते थे, अपना कार्ड भेजा कि अब मिलना चाहते, तो पहले तो नाम सुन के ही दिक्कत हो जाती थी, हिंदुस्तानी भाषा का आदमी, ये क्या है? अगर मैं एपीजे में चला जाऊं, बाल भारती में जाऊं, स्प्रिंग डेल में चला जाऊं, मैं एपीजी की ही बात कर रहे थे आपसे, तो मुझे कौन अंदर घुसने देगा? फिर मैं कहूंगी मुझे प्रिंसिपल से मिलना है, प्राचार्य से मिलना है मुझे, और मुझे भाषा पे बात करनी है, तो वो पहले तो मिलेंगे नहीं, पढ़ा, संघर्ष करना पड़ा। 310 विद्यालय ऐसे हवा में इकट्ठे नहीं हुए, संघर्ष करना पड़ा। फिर कोई बच्चों को भेजने के, शिक्षकों को भेजने के तैयार नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे जब प्रथम वर्ष, द्वितीय, 3-4 साल के बाद जब बच्चे मोमेंटो लेके जा रहे हैं, पूरा स्मृति चिन्ह लेके जा रहे हैं, गले में मेडल डाल के जा रहे हैं, स्मृति चिन्ह जा रहे हैं, राष्ट्रपति महोदय उनको सम्मानित कर रहे हैं, संस्कृति मंत्री सम्मानित कर रहे हैं, बड़े बड़े साहित्यकार जितने बड़े थे वो कर रहे हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के प्रांगण के अंदर बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, ताल कटोरा के अंदर 10,000 बच्चों का कार्यक्रम हो रहा है, एक तरह से माहौल बना। तो ऐसे जो ब्रांडेड स्कूल थे उनके प्राचार्यों के फोन आने शुरू हो गए, सर हमारे 2 दिन मेरी लेट हो गई, मुझे किसी ने बाद में बताया, क्या मेरी प्रविष्टियां सम्मिलित कर ली जाएंगी क्या? आज स्थिति यह है कि आज भी प्रत्येक दिन में कम से कम 10-15 स्कूल हमसे संपर्क करते हैं कि अब ये योजना कब घोषित कर रहे हो इस वर्ष की। बच्चे जब वहां जाते हैं, एक विद्यालय के 80 बच्चे सम्मानित होकर जा रहे हैं, उनके शिक्षक को स्मृति चिन्ह मिल रहा है, उनको जाके दोबारा वहां पे उनका दोबारा समारोह होता है, उनके जो प्राचार्य हैं, उनके जो प्रबंधक हैं, उनको दोबारा बच्चों को सम्मानित करते, तो पूरा विद्यालय एक जगह प्रांगण में इकट्ठा हो, और वहां पे उनकी भाषा शिक्षकों को सम्मानित किया, ये हिंदी की शिक्षक है, ये पंजाबी की है, ये उर्दू की शिक्षक है, उनको गले में दोबारा सम्मानित किया जाएगा, तो उनका कद कितना बड़ा हो जाता है। वो फिर जो ऐसे दुबक के चलती थी, वो बिल्कुल ऐसे आंखों में आंखें डाल के बात करती हैं। बच्चे जो, अरे हिंदी के बच्चों को भी सम्मान मिलता है,
क्या पंजाबी के बच्चों को भी सम्मान मिलता है? क्या ये और भारतीय भाषाएं जो है संस्कृत के बच्चों को मिल रहा है, तमिल तेलुगु वाले बच्चों को मिल रहा है, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो उनको लगता है कि उनका सम्मान बढ़ा, सम्मान बढ़ने से उनका आत्मबल बढ़ा, और अब वो लगता है कि हम भी एक बहुत महत्वपूर्ण जो विषय है उसको पढ़ा रहे, उसके शिक्षक है। बच्चों के अंदर लगा कि अरे हिंदी तो बहुत अच्छी चीज है, इसमें तो साइंस वाले बच्चों को तो सम्मान नहीं मिला, गणित वाले बच्चों को तो सम्मान नहीं मिला, अंग्रेजी वाले बच्चों को तो सम्मान नहीं मिला, लेकिन हमें सम्मान मिला। पिछले वालों को मिला था, अब मिला। तो एक तरह का माहौल बदल गया, जहां पूरे दिल्ली के अंदर 10,000 बच्चे और 900 शिक्षक सम्मानित होके जाते हैं। वो बच्चे जिनके 90% से ज्यादा है, अगर हम प्रतिशत हटा दें तो सारे स्कूल आ जाएंगे। कौन नहीं चाहता सम्मान होना, कौन नहीं चाहता कि राष्ट्रपति या संस्कृत मंत्री या शिक्षा मंत्री इनको सम्मानित करें, सब लोग आएंगे। लेकिन हमने एक सिस्टम रखा है कि 90% से ज्यादा बच्चे और उनको पढ़ाने वाले शिक्षक, उनको सम्मानित किया जाए। तो ये कार्य भाषा पे कार्य, ये बच्चे बड़े होकर हिंदी को पढ़ने की कोशिश करेंगे। हम उनको बार बार कहते हैं कि ये उत्सव नहीं है, आप सिर्फ ताली बजाने के लिए, गले में मेडल डालने के लिए नहीं आए, आप बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप भाषा दूत हैं हमारे, आप हमारे भाषा प्रहरी हैं, हमारे भाषा रत्न हैं। ये जो शिक्षक हैं ये हमारे भाषा दूत हैं। आपको इस भाषाओं को आगे लेके चलना है, और कोशिश करें जब आप अगली कक्षा में जाएं तो आपकी हिंदी विषय हो ना हो, आप अपने विद्यालय से कहिए कि मुझे विकल्प के तौर पे एक अतिरिक्त विषय के तौर पे मुझे हिंदी दी जाए। आप हिंदी से बिल्कुल पीछे नहीं हटना और साहित्य को पढ़ने की कोशिश करना। तो अगर उसमें से कुछ बच्चे, अगर हमारी बात उन तक पहुंच जाए तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा काम हो चेंज हो सकता है। अब मैं एक और चीज पे आना चाहूंगा। हमने हिंदी, संस्कृत, ये सारी सभी भाषाओं पे, एक लोक भाषाओं का भी एक संसार है। तो आपका उसमें रिसर्च क्या है? क्योंकि लोक भाषाएं तो और भी पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं जा रही होंगी, क्योंकि जब हिंदी और संस्कृत में ही इतनी चुनौतियां आ गई है, तो लोक भाषाओं पे क्या कार्य करने की जरूरत है? लोक भाषाओं को कैसे फैलाया जाए? मातृभाषा भी ठीक है, अभी हम लोग आसाम गए थे, हाँ, अरुणाचल प्रदेश गए थे, वहां हमने कार्यक्रम किया। तो वहां की हमने अब क्या किया, ये जैसे हमारी एक पत्रिका आती है, अब आप देखिए, ये भारतीय भाषा दिवस के ऊपर हमने अंक निकाला है। हम 3 महीने में एक पत्रिका आती है, वो किसी एक भाषा के ऊपर केंद्रित होती है। ये अच्छा। पूर्वोत्तर की भाषाएं। अब अगर आगामी अंक हमारा आ रहा है पूर्वोत्तर राज्य विशेषांक, तो 5 राज्य हैं, उनके अंदर जो भी बोलियां बोली, हमने वहां पे भी एक संगोष्ठी की, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, यहाँ से सबके जोड़ के सारे केंद्रीय विद्यालयों, वो जो केंद्रीय जो विश्वविद्यालय उनको जोड़ा गया उसके अंदर। अब हमने उनसे लेख मंगवाए कि आप अपनी भाषा, संस्कृति और साहित्य पे केंद्रित लेख भेजिए, उनको हम इसमें लेके सम्मिलित करेंगे। जब हम उनको अपने साथ जोड़ पाएंगे, हमने उनको आमंत्रित किया कि आप दिल्ली आए। जब ये हमारा हो जाएगा, इसका लोकार्पण हम दिल्ली में करेंगे। एक पूर्वोत्तर साहित्य महोत्सव हम मनाएंगे सरकारी संस्थानों के साथ जोड़कर, तो हम उनके लिए काम कर रहे हैं। तो ये सभी लोक भाषाएं तो आएंगी वहां से लौट के। लोक भाषा, लोक साहित्य, लोक कलाएं, उनका मिश्रण करके हम एक आयोजन करेंगे। अभी अब एक आयोजन हम नेपाल के साथ कर रहे हैं। अच्छा। हमने 30 कवि भारत के, 30 नेपाल के, अरे वाह, 60 कवियों को जोड़ा, उनसे 2-2 कविताएं मांगी। तो जो हिंदी के कवि थे उनका नेपाली में अनुवाद, जो नेपाली के कवि थे उनका हिंदी में अनुवाद, अरे वाह, वो हमने संग्रह निकाला। तो समझिए कि एक कवि, उसकी 2 रचनाएं, वो 4 होगी अनुवाद होकर। तो करीब 325 पृष्ठ की एक पुस्तक हम लोग छाप रहे हैं, संग्रह है, जो 30 वहां के साहित्यकार, 30 भारत के साहित्यकार, और हम काठमांडू में इसका लोकार्पण करेंगे। वहां की संस्थाएं हैं, वहां के सरकार है, वहां की त्रिभुवन विश्वविद्यालय है, हम वहां से अपनी दूतावास से सहयोग लेंगे। एक कार्यक्रम हम लोकार्पण का वहां करेंगे। ये जो 30 साहित्यकार है, ये नेपाल जाएंगे, जो यहाँ के। उसके बाद हम उनको यहाँ बुलाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि साहित्य अकादमी पर कार्यक्रम करें। साहित्य अकादमी का काम ही साहित्य को बचाना है। तो नेपाली भाषा जो है वो हमारी 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है। तो हम निवेदन करेंगे साहित्य अकादमी से कि इस पुस्तक का लोकार्पण एक साहित्य अकादमी भी करे। तो उन 30 लोगों को यहाँ बुलाया जाएगा, उनको यहाँ सम्मान किया जाएगा, पुस्तक का लोकार्पण होगा और उनकी दोनों भाषाओं के अंदर कविताओं का पाठ होगा। हमारा हिंदी का अपनी कविता पढ़ेगा, दूसरी तरफ नेपाली व्यक्ति उसको नेपाली अनुवाद पढ़ेगा, वो नेपाली अपनी पढ़ेगा, हमारा हिंदी अनुवाद पढ़ेगा। इससे भाषाओं के अंदर सामंजस्य बैठता है।
भाषाओं को लड़ाना नहीं है, हाँ। भाषाओं के नाम पे युद्ध नहीं करना है, भाषाओं को गले लगाना है। हम आपकी भाषाओं को गले लगाएंगे, आप हमारी भाषाओं को गले लगाएंगे, हम एक भाषाओं के माध्यम से हम एक दूसरे की संस्कृति को जानेंगे। साहित्य को कैसे पढ़ेंगे? अगर मुझे तेलुगु का, तमिल का कोई अगर साहित्य पढ़ना है, बहुत अच्छा साहित्य है, लेकिन मुझे तो नहीं आती, जब उनके साहित्य का अनुवाद हिंदी में होगा, हिंदी साहित्य का अनुवाद तेलुगु तमिल में होगा, उड़िया में होगा, तो वो समझ पाएंगे। तो कहीं ना कहीं भाषाओं के माध्यम से हम संस्कृति को भी साथ साथ जोड़ पाएंगे, उनके लोगों तक पहुंच पाएंगे। आप कहते रहोगे हिंदी पढ़ो हिंदी पढ़ो हिंदी पढ़ो, वो काले आपके जो बोर्ड है उनको पोते रहेंगे। ऐसा हो रहा है। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? हिंदी विवाद हो रहा है। मैं उसी पे ही आने वाले थे। हाँ, महाराष्ट्र में तो हिंदी का बिल्कुल ही मतलब स्तर है ही नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ राजनीतिक स्टंट है। कल फिल्म सिटी बंद कर दीजिए ना वहां पे। अब अगर मुंबई के अंदर जो फिल्म उद्योग है, ज्यादातर हिंदी फिल्में ही सारी बन रही है वहां पे, अगर हिंदी उद्योग को आप निकाल दीजिए वहां से कि हिंदी में कोई फिल्म नहीं बनेगी, अब निकालिए, क्योंकि उससे आपको जो पैसा मिलता है, रेवेन्यू जनरेट होता है वहां से। ये सिर्फ अपने जो राजनीतिज्ञ हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां से, चाहे वो चेन्नई के लोग हों, चाहे वो तमिल हों, चाहे वो महाराष्ट्र के हों, चाहे कहीं के, जहां भी भाषा विवाद हो रहा है वो राजनीतिक रूप से हो रहा है। वहां का व्यक्ति हिंदी पढ़ना चाहता है, सभी भाषाओं को, उसका कोई विरोध नहीं, उसको पता है कि हिंदी पढ़े बिना वो सफल नहीं होगा। अगर उसको सिर्फ महाराष्ट्र में ही थोड़ा रहना है, उसको हाँ, उसको तो पूरे भारत में घूमना है। तो पूरे भारत में घूमने के लिए वो महाराष्ट्र मराठी के माध्यम से थोड़ा हो पाएगा, वो ये रहेगा। तो ये सारा विवाद राजनीतिक है, चाहे वो तमिलनाडु का विवाद है, चाहे वो महाराष्ट्र का विवाद है। कुछ लोग ये बिल्कुल इसको राजनीतिक रूप दिया जा रहा है और अपनी रोटियां सेकी जा रही, कुछ नहीं है। हिंदी का कोई विवाद ही नहीं है, हिंदी विवाद की भाषा ही नहीं है। हमेशा भाषाओं के नाम पर, अस्मिता के नाम पर लोगों को लड़वाने के लिए और अपना उल्लू सीधा करने के लिए प्रयास किया जाता है, हमेशा किया गया। भाषा के नाम पे आदमी अपनी मातृभाषा के नाम पर, भाषाओं के नाम पर, अस्मिता के नाम पे लड़वा जाएगा, आदमी जल्दी उद्वेलित हो जाता है। अच्छा, लेकिन हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जिसका प्रचार बहुत तेजी से बढ़ा था। मतलब शुरू से भी आप अगर हिंदी साहित्य पढ़ेंगे तो आपको पता चलता है हिंदी का जो इतिहास है, मतलब प्रचार जो है भाषा का वो अच्छा, मतलब जो है एक्सेप्टेंस भाषा की बहुत ज्यादा है हिंदी की। क्यों नहीं होगी? हाँ। ये वो भाषा है जिसमें स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया, और हिंदी को बढ़ाने में अहिंदी भाषी लोगों ने ही सबसे ज्यादा योगदान दिया। चाहे बाल गंगाधर तिलक हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे कोई हो, हिंदी प्रचारणी दक्षिण हिंदी प्रचारणी सभा का गठन हुआ, जितने भी अहिंदी लोग थे उन्होंने हिंदी का सबसे ज्यादा प्रचार किया। और ये बात वो लोग जो स्वतंत्रता सेनानी ये बात समझ गए थे कि अगर हमें स्वतंत्रता संग्राम को सुदृढ़ करना है तो हमें हिंदी को अपना के चलना पड़ेगा। हिंदी के माध्यम से सारे देश के स्वतंत्रता सेनानी जुड़ गए। अगर उस समय अगर भाषा एक नहीं बनाई गई होती तो लोग लड़ते रहते, झगड़ते रहते। तो जो भाषा, जिस भाषा के अंदर स्वतंत्रता संग्राम को लड़ा गया भाषाभाषी के लोग में, वो तो सचमुच प्रचार होना ही था। लेकिन आजादी के फौरन बाद जब राष्ट्रभाषा का प्रश्न आया तो उस समय वो राजनीति की शिकार हो गई। जब पहली बार हमारे जो लोकसभा के अंदर जब चर्चा हुई तो वो शिकार होगी। जब कहा कि किसी देश की एक भाषा राष्ट्रभाषा होनी चाहिए ना, बिल्कुल। तो उस समय बाकी लोग जो अहिंदी भाषी थे वो अड़ गए, राजनीतिक स्वार्थ था, आंदोलन हुए, लोग मरे तमिलनाडु में बहुत ज्यादा। तो तब ये कहा दिया कि 10 वर्षों के लिए अंग्रेजी को भी साथ में चला देते हैं। वो 10 वर्ष आज तक खत्म हुए नहीं। उसमें फिर एक और क्लॉज डाल दिया गया कि जब तक एक भी राज्य इसका विरोध करेगा तब तक राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती। तो अब राष्ट्रभाषा का तो प्रश्न ही समाप्त हो गया। मैं बिल्कुल अपनी तरफ से बिल्कुल स्पष्ट हूं कि हिंदी कभी भी राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती। नहीं, लोग कहते हैं राष्ट्रभाषा बनाओ, राष्ट्रभाषा बनाओ, ये सिर्फ ढोल पीटा जा रहा है। हिंदी तब नहीं बन पाई तो अब तो बन ही नहीं सकती, इतना ज्यादा विरोध है। लेकिन हिंदी अघोषित राष्ट्रभाषा है। राजभाषा तो सरकार की तरफ से है। हिंदी अपने दम पर राष्ट्रभाषा है, अंतरराष्ट्रीय भाषा है। 150 से ज्यादा विश्वविद्यालयों में, विदेशों में पढ़ाई जा रही है। करोड़ों लोग इसको बोलने वाले हैं। न केवल यहाँ, आप चाहे अमेरिका चले जाओ, चाहे इंग्लैंड चले जाओ, सब जगह पढ़ाया जा रहा है। त्रिनाड और ये जो नेपाल में और आपके मॉरिशस में, फिजी में, यहाँ तो सब पढ़ाया जा रहा है, यहाँ तो है ही। लेकिन वो जो ऐसी जो देश है, चाहे जापान है, चाहे कनाडा है, चाहे फ्रांस है, सब जगह हिंदी पढ़ाई जा रही है, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जा रही है। और हिंदी, मैं तो कहता हूँ कि हिंदी की स्थिति विदेशों में ज्यादा अच्छी है।
हाँ, हमारे यहाँ विरोध है, हम्म, लोग बाहर हिंदी पढ़ना चाह रहे हैं, हम्म, हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये राजनीतिक विरोध है। हम्म, तो मेरा मानना ये है कि ये राजनीतिक विरोध छोड़कर हमें उस भाषा के महत्व को समझना चाहिए। लेकिन हिंदी भाषियों से भी मेरा हमेशा ये निवेदन रहता है कि वो दूसरे भाषाओं का भी सम्मान करें। हम्म, जब तक आप दूसरों की भाषाओं का सम्मान नहीं करेंगे, कोई आपकी भाषा का सम्मान करेगा नहीं। हम्म, तो हम तो ये चाहते हैं कि हिंदी पूरा भारतवर्ष सीख जाए, लेकिन हम किसी भी अहिंदी भाषी प्रदेश की भाषा को सीखना नहीं चाहते। हाँ, अगर हम उनकी भाषाओं को सीखना शुरू कर तो देंगे हिंदी का अपना तो हिंदी का प्रचार अपने आप आने लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं गलतियां हुई हैं। अब आखिरी में मैं आपसे, जैसे आपने कहा ना कि नेपाली में मैं अनुवाद पे आना चाहूंगा जी। आपके साथ में। तो अनुवाद एक होता है, हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसलेशन, और एक कहते हैं ट्रांसलिटरेशन, यानी कि विचारों का भी जो है साथ में भाव का भी जो है उस तरह से अनुवाद किया जाए कि अनुवाद में क्वालिटी दिखे। तो जब हम हिंदी का अनुवाद अन्य भाषाओं में करते हैं या लोक भाषाओं में करते हैं या किसी राज्य की भाषा में करते हैं, उस समय पे हमें क्या क्या टेक्निकल एस्पेक्ट पे अगर पूछूं मैं, क्या क्या ध्यान निश्चित रूप से साहित्यिक, देखिए साहित्य के अलावा जो अनुवाद हो रहा है तो अनुवाद हो ही रहा है, और अनुवाद भी कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे अनुवाद बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जो पार्लियामेंट जो हमारे संसद में जो बोला जा रहा है उसका सबका अनुवाद होकर वहां रहेगा, लेकिन कोई पढ़ेगा नहीं। उस हिंदी को कभी कोई पढ़ता ही नहीं है। वो इतने तकनीकी क्लिष्ट शब्द हैं जिसको कोई पढ़ेगा ही नहीं। उसको लगेगा अंग्रेजी लाओ, मुझे तो इसको पढ़ना नहीं है। तो अनुवाद बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसका अनुवाद का स्तर ये होना चाहिए कि सामने वाले को समझ में आए। जैसे आप मान लीजिए साहित्य की बात करते हैं, साहित्य का अनुवाद है, अगर कविताओं का अनुवाद, एक कविता के अंदर भाव प्रधान कविता होती है, तो उस भाव को अगर वो अनुवाद में नहीं दे पाए, एक कवि हृदय व्यक्ति कविताओं का, जिसको दोनों भाषाएं होती हैं, वही अनुवाद कर पाएगा। एक सामान्य अनुवादक को दे देंगे तो कविता को वो स्टील प्लांट ही बना देगा वो। बिल्कुल, है ना, वो स्टील प्लांट को जाके वो लोहे का पौधा ही बना देगा उसको। तो वो जो चीजें हैं, जरूरी है कि उनका अनुवाद भाव सहित हो और ऐसे लोग करें जो उस क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति है। एक भाषा का अगर साहित्यकार हो तो दूसरे भाषा का भी साहित्यकार हो, खाली वो ट्रांसलेटर ना हो। बहुत फर्क पड़ेगा उससे। अनुवाद उसी स्तर, साहित्य का अनुवाद साहित्यकार ही करेगा। मान लीजिए मेरी जो अभी पुस्तक आ रही, जो हम लोग अभी प्रकाशन करने वाले हैं हम लोग, उसमें जो हिंदी का अनुवाद है वहां के नेपाली के लेखक ने किया, जिसको हिंदी और नेपाली में दोनों को बहुत अच्छी तरह जानता है, तो वही अनुवाद कर पाएगा। नहीं तो ये तो बिल्कुल इस तरह का अनुवाद हो जाएगा जो तकनीकी अनुवाद हो जाएगा। मतलब शब्द भाव नहीं अलग होने चाहिए, भाव जुड़े रहने चाहिए, क्योंकि तो, साहित्य के अंदर भाव की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आपकी लिखी हुई कोई पुस्तक अगर आप देखिए, पुस्तकों से परहेज हो गया मुझे। देखिए, जो भी साहित्य से जुड़ेगा, जो भी भाषाओं से जुड़ेगा, जो भी जुड़ेगा, सबसे पहले लेखन जरूर करता है। मैंने भी एक पुस्तक हमारी प्रकाशित हुई और वो सबसे पहले कविताएं लिखता है। कविताएं मन के भाव होते हैं, कविता लिखनी शुरू करेगा। तो मैंने एक जिंदगी कुछ भी करके एक पुस्तक लिखी थी, वाणी प्रकाशन ने उसका प्रकाशन किया था। अच्छी पुस्तक थी, बड़ा लोगों ने हाथों हाथ उसको लिया। उसके ऊपर एक साहित्य समीक्षा सम्मान की घोषणा की गई और पहली पुस्तक जगत में, इतिहास जगत में ऐसी, साहित्य जगत में ऐसी पुस्तक है जिसके ऊपर समीक्षाओं के ऊपर पुस्तक छपी। मेरी पुस्तक, उसकी कविताएं, जिन लोगों ने कविताएं पढ़ी उन्होंने समीक्षाएं लिखी, उस समीक्षा भी की पुस्तक भी छप के आई। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि बहुत सारे लोगों तक वो पहुंची। बहुत सारी पुस्तकें मेरी अभी, पांडुलिपि मेरी रखी हुई है अलमारी में सजी हुई, लेकिन लिखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि पाठक नहीं है और मैं लेने देने के काम देना नहीं चाहता। बहुत अच्छी बात आपने। मैं अगर 100 किताबें छाप लूँ, 200-500 किताबें छाप लूँ, तो मेरी अलमारी में बंद रहेंगी। वो कोई हिंदी का जो पाठक है वो खरीद के पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि वही पाठक है, वही लेखक है। आज की तारीख में तो गुरु शिष्य परंपरा वाली पाठन की शैली खत्म हो गई, गुरु शिष्य परंपरा खत्म हो गई। कोई कुछ, हर व्यक्ति को छपने की बहुत जल्दी है, बहुत ज्यादा। आज उसने लेखक, पहले पूरी जिंदगी में 1 या 2 या 3 किताबें आती थी, अब हर महीने एक किताब आती है। हाँ, गुलेरी जी देखो, कुछ कविताएं कहानी लिख के अमर हो गए। बहुत सारे लोग हो गए, पूरे जीवन में 1 ही किताब 2 लिखी, 2 किताबें लिखी, अमर हो गए। अब मैं पढ़ता हूँ ये किसी ने 120 किताबें लिखी है।
कैसे लिखी, कब लिखी, हमें नाम नहीं पता। हमें उनका नाम पता है जिन्होंने एक किताब लिखी थी, जिन्होंने 4 कहानियां लिखी थी उनका नाम याद है, लेकिन जिन्होंने 150 किताबें लिखी उनका नाम याद नहीं है। तो ऐसी पुस्तकों साहित्यकारों की श्रेणी में मैं स्वयं को सम्मिलित करके क्या करूंगा। मुझे लगता है कि मैं छाप के भी ले आऊंगा, अपने खुद लिखी, अपने पैसे से उसको छापा और फिर लोगों को उनको जाके देते हुए फोटो खिंचवा के मैं फेसबुक पर डाल दूं, सिर्फ इससे काम खत्म हो जाएगा। तो फिर मैं नहीं चाहता कि ऐसी कोई मेरी पुस्तक आए। इससे ज्यादा जरूरी है कि मैं पाठक वर्ग तैयार करूं, भाषाओं के संरक्षण के काम करूं, बच्चों में जागृति पैदा करूं कि वो भाषाओं से जुड़कर साहित्य को, अच्छे साहित्य को पढ़े, उनके अंदर ये समझ आ जाए कि कौन सा साहित्य अच्छा है, कौन सा साहित्य अच्छा नहीं है। और मैं भी ये निवेदन करना चाहता हूं कि अच्छा साहित्य आना चाहिए, कि उस साहित्य हमारी धरोहर है, आने वाली पीढ़ियां उसको पढ़ेगी, उन पुस्तकों को पढ़ेगी। तो प्रकाशक भी कोई कचरा छाप के ना रख दें पैसों के लालच के अंदर। ये जो आजकल जो साझा संग्रह आने लग गए ना, साझा संग्रह जो पैसे लेके छाप देते हैं, मैं उनका हमेशा विरोधी रहा हूँ। बहुत सारे मैं लोगों के निशाने पे आ जाता हूँ जब मैं ये बात करता हूँ, लेकिन सच बात है, मुझे निशाने से कोई डर नहीं लगता। क्या करते कि आपने 2000 रुपए 3000 रुपए लिए और 100 लोगों को सम्मिलित कर लिया। आपने 3000 लिए तो 3 लाख रुपए इकट्ठे कर लिया आपने, और आपने कूड़ा करकट जो मिला उसको छाप दिया। हाँ। क्योंकि जब आप पैसा लेने लग जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं गुणवत्ता से अपना समझौता कर लेते हैं। आप ये नहीं देखेंगे कि 100 लोगों ने जो कविताएं भेजी इनमें से छपने लायक तो मुश्किल से 40 ही है। आप चाहेंगे कि 100 को 100 छप जाएं, क्योंकि आपको उससे पैसा मिलने वाला है। तो गुणवत्ता समाप्त हो जाएगी, और वो पुस्तक जब ISBN नंबर के साथ छप कर आ जाएंगी तो कहीं तो जाएंगी, कहीं रखी जाएंगी। जो ऐसे छपवा सकता है वो कहीं रखने का अपना जुगाड़ भी बनाएगा लाइब्रेरी में। तो जब आने वाली पीढ़ियां जब इस पुस्तक को पढ़ेंगी तो उनको लगेगा यही साहित्य है, क्योंकि अच्छा साहित्यकार तो बेचारा लिख ही नहीं पा रहा है, ना उसके पास संसाधन है, अच्छा लिख रहा है तो प्रकाशक नहीं मिल रहा है, खुद के छपवाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, तो उसकी पांडुलिपि घर में बंद है। लेकिन ऐसे लोग जिनके पास धन है, पैसा है, सोर्स है, वो छपवा के उनको दबादब इधर इसको दे बांटे जा रहे हैं। लेकिन इसमें एक एंगल और मैं ऐड करूंगा सर, इसमें मैंने कुछ पुस्तक मेले में कुछ ऐसे भी प्रकाशक देखे जो खुद भी ऑथर है, मतलब पति पत्नी है, पत्नी के नाम से प्रकाशन है और वो उसमें लेखक है। अब वो क्या रहा है कि वो सारा टाइम 3-4 किताबें उसमें छाप देते हैं और उन्हीं का ही प्रचार पूरे पुस्तक मेले में हो रहा होता है, और बाकी सभी लेखकों की जो किताबें हैं वो पीछे धूल में सड़ रही होती है। तो ऐसे भी जो प्रकाशन का स्तर है बिल्कुल है, वो ऐसा भी है। साहित्य जो था भारत, जो हिंदी साहित्य कमर्शियल हो गया, हिंदी साहित्य है, बहुत उसको बहुत अच्छी दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन धीरे धीरे इसके अंदर भी अन्य क्षेत्र की तरह बुराइयां आ रही हैं। जैसे हम कभी देखते थे कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा बुराइयां हैं, इस तरह का है, पार्टी है, ये है, उसकी स्क्रिप्ट चुरा ली, उसने छाप दी, जो विवाद था वो अब साहित्य के अंदर विवाद शुरू। बिल्कुल। अब हम सोशल मीडिया से सब लोग जुड़े हुए हैं, क्या क्या विवाद निकल के आ रहे हैं, किस तरह से रेजिडेंसी वो जो वाला चल रहा है, कुछ और चल रहा है, इन सब। तो लगता है कि वो साहित्य का जो जिसको बहुत अच्छी दृष्टि से देखा जाता था, मंचों का क्या हाल है, मंच कविताओं का देखिए क्या हाल है, मंच पर किस तरह की प्रस्तुतियां हो रही हैं, किस तरह की कविताएं सुनाई जा रही हैं, किस तरह की अश्लील छीटाकसी जो कवि और कवित्रियों के बीच में हो रही है, जो संचालक के बीच में हो रही है, किस तरह की कविताओं का स्तर हो गया है। पहले हास्य विनोद की कविताएं होती थी, लेकिन उनके अंदर फुहड़ता नहीं होती थी। प्रेम श्रृंगार बहुत पढ़ा जाता था, लोग सुनते थे प्रेम श्रृंगार को, लेकिन कब वो अश्लील हो जाएगा। अब प्रेम श्रृंगार और अश्लीलता के बीच में एक झीना सा पर्दा है, उस पर्दे को हटा दीजिए तो वो अश्लील हो जाएगा। इसी तरह से हास्य विनोद के अंदर एक झीना सा पर्दा है, उसको जरा सा झरक दीजिए वो फुहड़ हो जाएगा। तो आजकल फुहड़ता और अश्लीलता मंचों पर परोसी जा रही है। सबका ये है कि किसी तरह ये कोई भी जुगाड़ लगा के मंच पे पहुंच जाऊं, ये मंच, दूसरा मंच, तीसरा मंच, वहां तक पहुंच जाऊं, कोई जुगाड़ लगा दूं। वही पैसों का भी है, इसमें पैसा मिलता है, तो चाहे वो वाचन शैली की जो कविताएं, चाहे लेखन की, हर जगह
पहले लगा जाता कि जो किताबें लिख रहे हैं सब गंभीर साहित्यकार हैं। बिल्कुल। अब उनके बीच में भी इस तरह की कहानियां निकल के आ रही, कौन क्या बोल रहा है, सोशल मीडिया पे गालियां भरी पड़ी हैं, लोग किसी को कुछ भी बोलने पर तैयार हैं। तो इन सब चीजों से देख के डर लगता है कि इस विवाद से जितना दूर रहा जाए उतना ही अच्छा है। तो साहित्य भी अब, हिंदी साहित्य भी अब इन सब चीजों से अछूता नहीं है। तो गंभीर जो प्रकार के लोग हैं उनको बाहर आना चाहिए, जो भाषा की बात करे, साहित्य अच्छे स्तरीय साहित्य की बात करे, हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करे, हमारी संस्कृति की बात करे, हमारे संस्कारों की बात करे, नई पीढ़ियों में संस्कारों के संरक्षण की बात करे, उनको स्थानांतरित करने की बात करे। इन सब चीजों पर प्रकाश डालना चाहिए। जो भी बड़ा साहित्यकार मिलता है, सब आप जितना बड़े बच्चों को नहीं जोड़ेंगे तो आप कवि गोष्ठी बुलाइए, एक कितने युवा बैठते हैं उसमें, 4 युवा भी नहीं बैठे होते। आप रेखता में जाओ तो पूरा भरा होता है। कैसे भरा होता है भाई? फिर भी मैं बता रहा हूँ, उर्दू अदब का फिर भी अभी कुछ बचा हुआ है। वहां उतनी अश्लीलता अभी तक नहीं पहुंची है, लेकिन फिर भी हमें बहुत कुछ गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। इसका चिंतन किया जाना चाहिए। तो जाते जाते अब हम एपिसोड का अंत करते हैं। मैं आपसे चाहूंगी कि एक गंभीर संदेश जो है साहित्य के लिए, या फिर साहित्य समाज के लिए, या फिर आज की युवा पीढ़ी के लिए, जिनके लिए भी आप देना चाहे एक अच्छा और बेहतरीन संदेश में आपसे। मैं तो निवेदन सिर्फ यही करना चाहूंगा, मैं सिर्फ निवेदन जो हिंदी साहित्य जगत से ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप बहुत अच्छा साहित्य की रचना करिए, बहुत सारा साहित्य लिखिए, अच्छा साहित्य लिखिए, स्तरीय साहित्य लिखिए और बहुत उन्नति करिए, लेकिन भाषाओं के संरक्षण के लिए भी जरूर काम कीजिए। आप जब तक युवाओं को, बच्चों को भाषाओं के साथ जोड़ नहीं पाएंगे, तब तक वो साहित्य पढ़ेगा कौन? इस बात का चिंतन जरूर करना चाहिए। जब भी, मैं बार बार अलग अलग मंचों से कहता हूं कि जब भी आप काव्य गोष्ठियां करें तो विमर्श जरूर रखें उसमें। आप कविता पढ़ने के नाम पे 100 लोगों को इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन विमर्श, जब आप भाषा पे कोई विमर्श रखेंगे, कोई संगोष्ठी रखेंगे, तो 20 लोग भी नहीं जुड़ते उस नाम से। तो कृपया करके, चाहे वो गोष्ठियों के नाम पे भी सही, उस गोष्ठी को 2 हिस्से में बांट दीजिए। आप चाहे 15 मिनट भी कोई एक चर्चा कर ले कि भाषाओं को कैसे बचाया जाए, लोक भाषाएं क्या हैं और भाषाओं को बचाने के लिए क्या प्रयास होने चाहिए, इनके ऊपर भाषाओं की स्थिति क्या है, जो हमारी लोक भाषाएं उनको कैसे बचाएं, हिंदी को कैसे बचाएं, इनके ऊपर एक गंभीर चिंतन का भी एक सत्र जरूर रखें। यही सबसे मेरा निवेदन करना चाहूंगा सभी साथियों से। चलिए, तो हम लोग इसी के साथ में साहित्य धारा का ये एपिसोड का अंत करते हैं। बहुत ही सार्थक चर्चा भाषा पे हमने करी, और मैं चाहूँगी कि बार बार हम जो हैं सर के पास आते रहें और भाषा पे कुछ तकनीकी चर्चाएं और भी करें। तो समय की सीमा है, इसलिए जो है हमने एपिसोड का अंत किया है। पर आप भी देखते रहिए साहित्य धारा। अगर आप साहित्य के प्रेमी हैं और साहित्य को समझना चाहते हैं, तो सुधाकर पाठक जी के जैसे ऐसे कई सारे व्यक्तित्व को हम आपके समक्ष लेके आते हैं, ताकि साहित्य की तरफ आपकी जो नज़रिया है, आपका जो विचार है, वो सही से सामने आए और आप सही साहित्य को जानें और पहचानें और समझें। तो मैं इस शो का अंत करूँगी, और देखते रहिए भारत मेरे साथ चैनल और इसके अन्य सीरीज भी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद सर।